नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर, बेड नंबर 30 के सीज़न 4 में एक बार फिर आपके साथ। अभी हमारा छत्तीसगढ़ चर्चित है नक्सल मुक्त होने के लिए। नक्सली प्रायः लुप्तप्राय हो रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित थी और वहाँ पर अब स्कूल और अस्पतालों की बसाहट शुरू हो चुकी है। इसी पर मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने लिखी थी, वो खनकती चूड़ियाँ। वो कहानी एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस आशा के साथ कि आपको इस परिदृश्य में ये कहानी पसंद आएगी। नमस्कार। हर स्त्री को सजने संवरने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो चाहे वो गहने हो, मेकअप हो, बिंदी हो या इवन पैर की पायजेब या बिछिया हो, उसमें अलग अलग तरह से उसको सजने संवरने का वो कहीं ना कहीं से अपने मन में रच बसाकर तैयार हो ही जाती है और फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारती है। क्या दृश्य रहता है। आज ऐसी ही एक कहानी चूड़ियों को लेकर। वो हमारे यहाँ भर्ती हुई गैस्ट्रोएंटेराइटिस को लेकर। उसके पेट में बहुत दर्द था, तरहा रही थी। डॉक्टर ने उसको अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कराने का सलाह दिया। तो वो एक्सरे रूम में गई तो एकाएक उसकी चूड़ियों पर हम सबकी नजर गई। वो कोहनी तक की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसमें कुछ मेटल की भी थी, कांच की थी, कुछ लाख की थी। विभिन्न चूड़ियों से लदा हुआ वो हाथ और उस पर उसके बड़े हुए नाखून और नेल पॉलिश उसके चेहरे से कहीं भी मिल नहीं खा रहे थे। इतना सुंदर हाथ। जब उससे कहा गया कि चूड़ियां निकालनी पड़ेंगी आपको एक्सरे के लिए मैडम, वो तैयारी नहीं हुई। बोली, जब उसको बहुत समझाया तो मुझे देखकर बोलती, इन चूड़ियों के लिए तो मैं नक्सली से यहाँ पे आई हूँ। जैसे ही हमने नक्सली शब्द सुना, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो मासूम भोला चेहरा, आला सावला और बड़ा अट्रैक्टिव। मुझे लगा इसकी कहानी तो सुननी पड़ेगी। और फिर जब उसने चूड़ियाँ मुश्किल उतारी और उसका सारा कुछ अल्ट्रासाउंड और गैस्ट्राइटिस जो भी उसके पेट में किडनी स्टोन निकले, वो सबको जब रिकूप करके जाने लगी, मुझे लगा अब इससे मिल लेना चाहिए। और मैंने उससे पूछा, उसका नाम था सरस्वती। सरस्वती से जब मैंने उसकी कहानी पूछी तो उसने मुझे बताया कि 10-12 साल की उम्र में ही उसको सजने संवरने का बड़ा शौक था और ही सजने संवरने के चक्कर में उसको एक नौजवान से प्यार हो गया। वो नौजवान तेलंगाना का था और तेलुगु में बात करता था। बड़े मजे से खिलखिलाते बोली कि हम शुरू में तो इशारों में बात करते थे, फिर उसने मुझे एक भाषा सिखाई। वो भाषा न तेलुगु थी, न छत्तीसगढ़ी थी, न गौंड थी, पता नहीं कहाँ की थी। हमारे बस्तर वाली भाषा भी नहीं थी। वो एक अजीब सी भाषा में उसने मुझे सिखाया। जब मैंने उससे पूछा ये भाषा तुमने कहाँ से सीखी, तो मुझे बोला कि हमारे गोटम में यही भाषा बोली जाती। गोटम सुनकर मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात कर रहा है। धीरे धीरे 2-3 साल बाद मुझे पता चला कि वो नक्सली लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के लिए काम करता है। इस बीच उसने मेरे मन पर बहुत प्रभाव डाला और मुझे बताया कि हमें अपने बस्तर को स्वतंत्र करने के लिए लड़ना पड़ेगा। ये जो हमारे जोर जोरू को और जंगल को इन्होंने जो हथियाया है गवर्नमेंट ने, हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। और मैं उसके विचारों से प्रभावित होकर उसके दलम में शामिल हो गई। मैंने बोला, तुमने उससे शादी करी? बोली नहीं, अपने घर से भाग गई क्योंकि उस कहीं किसी को पता नहीं होने देना था कि वो नक्सली है। उसने सिर्फ मुझे बताया था और वो चाहता नहीं था कि ये बात किसी को पता चले, इसलिए एक दिन वो मुझे भगा कर ले गया और अपने दल में शामिल कर दिया। फिर क्या हुआ, मैंने उससे पूछा। उसने कहा वहाँ मुझे धीरे धीरे कर बंदूक चलाना और बाकी चीज़ों की शिक्षा देने लगी। मैं शर्ट पैंट पहनने लगी और सबसे बड़ा काम उन्होंने मुझसे करवाया वो मेरी चूड़ियाँ करवाई। उनका कहना था कि चूड़ियों की खनक से मैं कहाँ हूँ ये पता चल जाएगा। मैं उस दिन खूब रोई जब मेरी चूड़ियाँ उन्होंने फोड़ डाली। और मुझे इससे इतना प्यार था कि मैंने उसके लिए वो चूड़ियाँ छोड़ना मुनासिब समझा। और मुझसे पूछा, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती थी? तो ज़ोर से हंसी और बोली, पता है आपको मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ वहाँ क्या होती थी? हम महिलाओं को, बल्कि क्योंकि हम 8-10 महिलाएँ थे। मैंने कहा क्या होती थी? बोलती है पेशाब करने की। कहीं जा ही नहीं पाते थे और जहाँ जाते थे वहाँ गुट में जाना पड़ता था। अकेले किसी झड़ के नीचे जाएं तो डर लगता था कि कोई आके दबोच ना ले, किसी की गोली ना लग जाए। आप सोच सकती हैं हम इतने पावरफुल लोग पर पेशाब करने के लिए डरते थे।
बाद उसकी शादी उन्होंने ही कराई। कहती है जानती है मेरे वरमाला में क्या था? कारतूस। एक कारतूस की माला इन्होंने मुझे पहनाई और दूसरे कारतूस की माला मैंने इन्हें पहनाई और हमारी शादी हो गई। शर्त पर बहुत जल्द ही हमको अलग अलग दलों में कर दिया गया। मैं चली गई तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र में और ये चले गए महाराष्ट्र के क्षेत्र में। हम एक दूसरे से चोरी छुपे बात करते थे, कभी पत्रों का आदान प्रदान भी करते थे, और एक दूसरे से दूर रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके बाद उन्होंने मिल मिलाकर तैयार किया अपने मन को कि हमें अब ये दल छोड़ना पड़ेगा। दल छोड़ना उतना आसान नहीं था। उन्हें अपने बॉस से परमिशन लेनी थी, जो कि कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलती है। एक बार कर इनके दल में कोई आ जाए तो वो या तो मरकर बाहर जाता है या फिर सम्मति से, ऐसे कोई भाग नहीं सकता। पता नहीं उनके साथ उन्होंने कैसे उस सम्मति को प्राप्त किया, उसने ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं बताया, पर वो बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो उसके माता पिता ने उसको अपने घर में लेने से मना कर दिया कि तुम पर इनाम है, हम तुमको अपने घर में नहीं रख पाएंगे। वो 4 साल हमारे बहुत मुसीबत में गुजरे। हमें तो बीहड़ में रहने की आदत थी और कहाँ हम वापस लोगों में आ गए थे, जहाँ की लोगों ने हमें अपने आप को सम्मिलित करना मुनासिब नहीं समझा। हमारे साथ कोई भी रहने को तैयार नहीं था। फिर हमने वो जगह छोड़ दी और हम महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव में चले गए और नई जीवन की शुरुआत करी। और दीदी जानती है मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने घर का सामान भी नहीं खरीदा, मैंने सबसे पहले जाकर चूड़ियां खरीदी, दे पूरा हाथ भर लिया। और मैं खनखनाती हुई उन चूड़ियों के साथ बहुत खुश थी। मेरे पति ने मुझसे कहा भी कि घर का सामान तो ले लो, पर मैं अपनी चूड़ियों को निहार रही थी। इतना प्यार है मुझे अपनी इन चूड़ियों से। उसके बाद हमने घर बसाया और बाद में धीरे से हमको नगर सेवक की नौकरी मिल गई, जिसमें हम नगर सैनिक बन गए। अब हम उन्हीं लोगों के पीछे लगते हैं जो गलत काम करते हैं। आप यकीन कर सकती हैं, पहले हम गलत काम करते थे और अब हम गलत काम करने वालों के पीछे पड़ते हैं। कैसी जिंदगी है ना दीदी। इसलिए उस दिन जब आपने मुझे देखा और मुझे कहा गया एक से रूम में कि चूड़ियाँ उतारो, मैं चूड़ियाँ उतारने के लिए तैयार नहीं थी। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है, हम उसके साथ खुशी खुशी रहते हैं, पर कभी कभी बीहड़ बहुत याद आता है।